आई होप आवाज आ रही होगी आप सबको मेरी। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको वही कहते हैं ना कि टीचर का काम होता है सिर्फ आपको वो वो रियल आपके टीचर होते हैं जो आपको जिंदगी में रहने का, सोसाइटी में रहने का तरीका भी समझाएं। सिर्फ ये नहीं है कि बस बुकिश नॉलेज प्रोवाइड की और बस लाइफ में अच्छी जॉब मिल गई तो काम खत्म हो गया। आपका जो इखलाक़ हसना है या आपकी जो बाकी पर्सनैलिटी के जो साइड्स हैं उसको भी पॉलिश करना टीचर का ही काम है। और ये कहाँ लिखा है? ये कुरान में पाक में लिखा है कि पेरेंट्स को कहा गया है, टीचर्स को कहा गया है कि अपने अपने जो खानदान है उसको आग से बचाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये इरशाद बारी ताला है या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लेकिन कहा जाता है कि इस हमारी जो इस्लामिक एथिक्स है उसमें ये कहा जाता है कि अल्लाह के आग से बचो, अपने और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर वालों को आग से कैसे बचा सकते हैं? हर गलत काम करने से, रोकने से। नमाज की 5 वक्त की नमाज है, 5 मिनट भी नहीं लेती नमाज, नमाज का उनको कहा जाए, हर एक को कहा जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो है, जो नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है वो अल्लाह के डर से बहुत सारे गलत काम भी छोड़ देता है। वो कहते हैं मैं अपनी नमाज क्यों जाया करूं गलत काम करके। तो इस वजह से आज की जो मेरी आपको नसीहत कह लें या रिक्वेस्ट कह लें यही है कि आप सब लोग अपनी नमाज जो है ना वो जरूर पढ़ा करें। चाहे छोटी पढ़ें चाहे बड़ी पढ़ें, अगर टाइम नहीं है, सुन्नत नहीं पढ़ते, नफल नहीं पढ़ते, तो जस्ट फर्ज पढ़ लें। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आप सुन्नत भी पढ़ेंगे और एक टाइम आएगा कि आप नफल भी पढ़ेंगे। ठीक है। ओके ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है कंपैरेटिव एजुकेशन में यूनिट नंबर 2 है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस। के जो एजुकेशनल अप्रोचेस के कॉन्सेप्ट हैं, वालेकुम सलाम, जिसने सलाम कहा है वालेकुम सलाम। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस के, एजुकेशनल अप्रोचेस के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको अप्रोचेस उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ कहाँ और कब यूज करते हैं। उससे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन आपके पास क्या होती है? एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको अच्छी जॉब दे, एजुकेशन आपको सोसाइटी में रहने का तरीका भी समझाती है कि आपने सोसाइटी में अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। ठीक है। और आपके जो अ, बाकी जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं वो किस किस्म के होने चाहिए, किन बातों को, आपकी जो नॉर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपकी रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, ये सब चीजें भी एजुकेशन में ही आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो एजुकेशन में आपके पास क्या है कि कहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल इन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड एवोल्यूटिव इन्वायरमेंट। कि क्या करता है कि एक सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, एक एजुकेशन अपॉर्चुनिटी आपको देता है जिसके थ्रू जो है आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आपके काम सिस्टमैटिक होना शुरू हो जाते हैं, चाहे आपकी जॉब है चाहे आपके दूसरे काम है। और आपको पता चल जाता है कि आपके इन्वायरमेंट में आपको किस किस्म की आपका इन्वायरमेंट आपसे क्या, आपकी सोसाइटी आपसे क्या डिमांड रख रही है और आपने उसमें किस तरह से अपनी डिमांड्स को या किस तरह से अपना हिस्सा जो है उसके सोसाइटी की डिमांड्स को पूरा करना है या अपना हिस्सा अदा करना है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें आगे है,
आगे आपके पास एजुकेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, ये तो हो गया। फिर है in modern world the responsibility of education of individual is mostly taken by the state। अच्छा, कहते हैं आजकल के दौर में जब एजुकेशन प्रोवाइड करना किसका काम है, हुकूमत का काम है, कि हुकूमत जो है आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे विदाउट फीस के। एंड रोल ऑफ द पेरेंट इज टू कीप द इंडिविजुअल मोटिवेटेड टू स्टे इन द एजुकेशनल सिस्टम। और किसका काम है, हुकूमत का काम है कि वो आपको स्कूल प्रोवाइड करे, कॉलेज प्रोवाइड करे, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करे। और ये जिन लोगों ने बातें करनी है तो काइंडली आप लोग बाद में एक दूसरे को पर्सनल मैसेज कर लें, और यहाँ पर जो है ना अपनी चैटिंग करना बंद कर दें। ये आबिद हुसैन है, ठीक है, और हादिया। मैं आप लोगों की जो है ना आपको यहाँ से लॉक कर दूंगी। मैं आप लोगों को जब यहाँ से निकाल दूंगी तो फिर आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा, ठीक है। तो काइंडली इस किस्म की जो है ना अपनी जो मैसेजिंग है वो आप बंद कर दें। जो इरेलीवेंट है बातें हैं वो अपनी कहीं और पर शेयर करें, अदरवाइज मैं आप लोगों को निकाल दूंगी यहाँ से। फिर क्या, इन मॉडर्न वर्ल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, इन मॉडर्न वर्ल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोवाइड की जाए, जहां पर स्टूडेंट्स जब एजुकेशन हासिल करें तो वो अपनी लाइफ में सिस्टमेटिक भी हो जाएं, ऑर्गेनाइज भी हो जाएं, और एवोल्यूएटिव सिस्टम जो एनवायरनमेंट है उसको भी कर सकें, और समझ सकें कि सोसाइटी की उनसे क्या डिमांड्स हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्होंने अपनी सोसाइटी को क्या क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास के एजुकेशन सिस्टम में आगे क्या बात लिखी हुई है कि कहते हैं कि ये एजुकेशन प्रोवाइड करना किसका काम है, आजकल के दौर में ये हुकूमत का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि वो आपको बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करे, और उसको वहां तक बच्चों की एक्सेस को पॉसिबल कौन बनाएगा, ये पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें और बोलें कि जाके उस सिस्टम में जो है जाके पढ़ें और वहां पे सीखें, और फिर सोसाइटी के लिए कोई अच्छी जॉब करें या कोई अच्छा काम करें। गोल्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मकसद क्या है, एजुकेशन का मकसद है कि नेशनल एंड ग्लोबल आइडेंटिटी, के आपकी एक अपनी जो है एक आइडेंटिटी पैदा हो जाए एजुकेशन हासिल करने के बाद, आपका एक ऐसा नाम पैदा हो जाए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जो है कोई और काम कर रहे हैं, मतलब आपने अपना हिस्सा सोसाइटी में अदा किया हो, आपने सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से जो है आपका सोसाइटी में थोड़ा नाम हो, लोग आपको याद रखें, मतलब आपकी अपनी एक आइडेंटिटी हो कि ये इंसान ऐसा है। चाहे जिंदा रहने मरने के बाद, आजकल तो लोग जिंदा को नहीं याद रखते, तो मरने के बाद तो छोड़ ही दें। वैसे मतलब जब तक आप जिंदा हैं या आप काम कर रहे हैं तो लोगों को पता हो कि भाई ये इंसान ऐसा है और ये करता है। तो नेशनल एंड ग्लोबल आइडेंटिटी एक ये हो गई, और दूसरी नेशनल एंड ग्लोबल आइडेंटिटी कौन सी है, यही जो नादरा के थ्रू या पासपोर्ट ऑफिस के थ्रू जो है ना, तो पासपोर्ट ऑफिस के थ्रू जो आपको आइडेंटिटी दी जाती है तो उसको भी नेशनल एंड ग्लोबल आइडेंटिटी कहते हैं। ब्रीथ ऑफ नॉलेज, कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है ना इल्म हो, और वो इल्म आप इस काबिल हो कि आप लोगों तक प्रोवाइड भी कर सकें। एक इल्म होता है कि जो आप अपनी जबान के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, एक इल्म होता है कि जो आप पहन लेते हैं और लोग आपको देख के आपसे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं। आपने अगर जिस तरह किसी में कोई क्वालिटी होती है तो वो इंसान ना कहे कि सच बोलो, लेकिन जब वो इंसान खुद सच बोल रहा होता है तो बात औक़ात ऐसा होता है कि लोग उसके सच बोलने से, उसके खाने के स्टाइल से, कि वो कितने अच्छे तरीके से खाता है, वो कितने अच्छे तरीके से पीता है, उसका इस तरह बैठना, आप कहते हैं ना कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर नॉलेज शेयर करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि मैं आपसे मुंह से बोल के शेयर करूं, जो सोसाइटी के एथिक्स हैं, जो बेसिक
नीड्स हैं वो जो है बगैर बोले भी एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं। हमारा अपने गुलामों के साथ, अपने जो मेट्स हैं उनके साथ जो रवैया है उसको अगर हम अच्छा बनाते हैं, तो अगर हमारे बच्चे उस रवैये को देखते हैं या बाहर से कोई आता है तो उसको देखता है, तो अगर उसके घर में कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो सोचेगा कि ये तो इस तरह है, तो मेरे ख्याल से मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो मतलब कि आप अपनी सोसाइटी को खुद जो है सिर्फ बोल बोल के नहीं सिखाते, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से भी अदा कर सकते हैं कि आप खुद को अच्छा बना ले। जब आप खुद अच्छे बन जाते हैं, जब आप खुद अच्छे काम करते हैं, तो फिर उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए जो है आप क्या करेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं, तो आपका नाम हो जाता है। जो भी फजूल चैटिंग कर रहा है, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी फजूल चैटिंग कर रहा है काइंडली चैट अपनी फजूल बंद कर दें करना। अदरवाइज मैं हर उस लड़के को या हर उस लड़की को यहाँ पर ब्लॉक कर दूंगी फॉर 10 डेज। तो आबिद हुसैन जो है, आप काइंडली बोलना बंद कर दें। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि आपका जो बोलने का अंदाज है वो इतना अच्छा होना चाहिए, चाहे वो आपकी पश्तो है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो इंग्लिश है, कि लोग आपसे इंस्पायर हों, आपको अपनी जबान के सारे वर्ड्स आते हो। आपको अपनी जबान के सारे वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। और फिर आपके पास क्या है, जेनरिक स्किल्स। जेनरिक स्किल्स कौन सी होती हैं, जेनरिक जो जेनरिक स्किल्स होती हैं उसमें आपके पास जो है कम्युनिकेशन आ जाता है, समराइजेशन आ जाता है कि आप किस तरह से समराइज करते हैं किसी चीज को, मैथमेटिक्स आ जाता है, कंप्यूटर, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं, जनरल जो जेनरिक स्किल्स हैं उसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह से भी आप कह सकते हैं, द स्किल्स विच कैन बी यूज्ड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड अप्लाइड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। कि वो स्किल्स जो आप जो है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिए यूज करते हैं या डिफरेंट जो है सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं, तो आपके पास वो क्या होती हैं, जेनरिक स्किल्स होती हैं। और फिर मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही, तो जिनको आवाज नहीं आ रही वो लॉग आउट होके दोबारा लॉग आउट हो जाए, ये एक तरीका है। लॉग इन हो जाए लॉग आउट होके। अब इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स कौन सी होती है ना, इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स आपके पास वो स्किल्स होती हैं जिसमें आपके पास मीडिया लिटरेसी आ जाती है, मीडिया के बारे में आ जाता है, जिसमें आपके पास जो है रिसर्च लाइब्रेरी स्किल्स आ जाती हैं, क्रिटिकल लिटरेसी आ जाती है, और इंफॉर्मेशन एथिक्स आ जाते हैं, लाइक विजुअल लिटरेसी कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी, सर्चिंग, ठीक है। और क्रिटिकल रीडिंग, कॉपीराइट्स, ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं, वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी में आ जाती है। लाइफ प्लानिंग, क्या आप अपनी लाइफ गुजारने के गोल्स ऑफ एजुकेशन क्या है, कि आपको तरीका आ जाए कि अपने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। अगर आपके ऊपर कोई जो है बुरा वक्त आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो उसमें आपने क्या करना है, हाथ पांव छोड़ के बैठ जाना है या रोने धोने करने शुरू कर देते हैं, या आपने उसका कोई सेकंड ऑप्शन रखा हुआ था कि आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप ऐसा करेंगे। तो लाइफ प्लानिंग मतलब आपके पास हमेशा टू वे होने चाहिए, कि अगर आपका एक रास्ता पर काम नहीं बन रहा तो आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें, लेकिन दोनों क्या हो, सोसाइटी के एथिक्स के मुताबिक हो, आपके रिलीजन के मुताबिक होनी चाहिए। हेल्थी लाइफ स्टाइल मतलब हर चीज को आप जो है इक्विटी बेस पे रखें। अगर आप इबादत कर रहे हैं तो उसका भी आपका एक टाइम होना चाहिए, कि आपने इतना टाइम इबादत करना है, उसमें भी अपने आप के ऊपर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, शिद्दत की जरूरत नहीं है। बाज लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं कि सारा सारा दिन जॉब करते रहते हैं, सारी रात काम करते रहते हैं,
फिर क्या है कि आप जॉब्स करते हैं, सारा सारा दिन काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। तो वो हेल्थी लाइफ स्टाइल नहीं है। हेल्थी लाइफ स्टाइल वो है कि जिसमें आपका सोने का टाइम, जागने का टाइम, आपकी जॉब का टाइम, आपकी इबादत का टाइम, आपका स्पिरिचुअल टाइम, आपका फिजिकल टाइम, सब जो है इंक्लूड हो। तो वो आपके पास क्या आता है, गोल्स ऑफ एजुकेशन में ही आता है कि आपको हेल्थी लाइफ स्टाइल मिले। अब गोल्स ऑफ एजुकेशन, पहला गोल क्या हो गया कि नेशनल आपकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, और नेशनल एंड ग्लोबल आइडेंटिटी हो। फिर दूसरा क्या है कि आपके पास ब्रीथ ऑफ नॉलेज हो। तीसरा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो, आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकें, अपने जो है बोल सकें सही तरीके से। फिर आपके पास क्या, जेनरिक स्किल्स हों। ठीक है, जेनरिक स्किल्स मैंने आपको बता दी हैं, ऑक्यूपेशनल स्किल्स जो होती हैं, जो हर सिचुएशन में जो होती हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या है, लाइफ प्लानिंग हो और हेल्थी लाइफ स्टाइल हो। हेल्थी लाइफ स्टाइल, आप लाइफ प्लानिंग, क्या आपने लाइफ अपनी कैसे गुजारनी है, और फिर आपके पास क्या है, हेल्थी लाइफ स्टाइल, कि आपका लाइफ स्टाइल जो है वो भी क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन की फिर क्वालिटीज क्या होंगी। अगर एक शख्स है वो पढ़ जाता है, वेल एजुकेटेड हो जाता है, तो उसकी क्वालिटीज कौन कौन सी होंगी। तो जो वेल एजुकेटेड पर्सन है उसकी क्वालिटीज में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। यहाँ पर देखें, आपको स्लाइड आई होप अपलोड हो गई होगी। आ, तो आप उसमें देखें कि जो वेल एजुकेटेड पर्सन है उसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। अगर पहले आप देख लें तो इंडिपेंडेंट लर्नर होना चाहिए और डिसीजन मेकर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट लर्नर के अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो आपके मतलब ये आप किसी पे डिपेंड ना कर रहे हो। आपको खुद को पता है कि आपने सोसाइटी से, अपने एजुकेशन सिस्टम से जो है, जो आपकी जो बात है आपके माइंड में, जब इंसान छोटा होता है, बीइंग अ किड, ये बात आपके पेरेंट्स, आपके बीइंग अ पेरेंट, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके माइंड में ये बात डाल देंगे कि आपने इंडिपेंडेंट लर्नर बनना है। ये नहीं करना कि ये जो शख्स जो कर रहा है मैं भी वही करूं, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने ये देखना है कि राइट और रॉन्ग कौन सा है, नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा है। हमेशा पॉजिटिव चीज की तरफ जाना है, हमेशा राइट चीज की तरफ जाना है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, दूसरा क्या है, डिसीजन मेकर, मतलब आपको अगर डिसीजन करना पड़ जाता है तो आपको डिसीजन करने आने चाहिए। आपको पता हो, जो वेल एजुकेटेड पर्सन होता है वो अपने डिसीजन ले सकता है, और उस डिसीजन में अगर राइट या रॉन्ग होता है वो बड़े सोच समझ के डिसीजन लेता है। लेकिन अगर फिर भी डिसीजन गलत हो जाता है तो वो उस बात को अपना तकदीर का लिखा या अल्लाह की हिकमत उसमें जान लेता है। ठीक है, हैज गुड रिलेशनशिप विद अडल्ट एंड पीयर, उसका क्या है, रिलेशनशिप अपनी सोसाइटी के जो एजेड लोग हैं, जो यंग लोग हैं, या जो बच्चे हैं, उन सब के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक इफ लिटरेट एंड अ गुड कम्युनिकेशनल, के क्या होना चाहिए कि लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और गुड कम्युनिकेटर, अपनी बात वो दूसरे तक कन्वे कर सके, दूसरे को समझा सके। ठीक है, आईसीटी एफिशिएंसी उसे आती हो, आईसीटी को तो आप जानते हैं, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और फिर आपके पास क्या है कि वो कॉपरेट करता हो, अगर वो टीम वर्क में काम कर रहा है तो कॉपरेशन उसमें होनी चाहिए, और उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो न्यू थिंग्स हैं वो उनको सीखने की उसमें हो। बाज लोग कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, या बाज लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमें सब कुछ आता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं दे आर रॉन्ग। आप जब तक आपकी लाइफ है आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका काम है कि आप पॉजिटिव चीजें एक्सेप्ट करते हैं या नेगेटिव चीजें करते हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें एक्सेप्ट करनी है और नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, क्योंकि वेल एजुकेटेड पर्सन हमेशा जो है रॉन्ग चीजों से दूर रहता है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो हम कहते हैं कि हम उससे बदला ले लें, या हम उसके बारे में क्या करते हैं, कुछ गलत प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो गलत के साथ गलत करने से गलत सही नहीं हो जाता। गलत के साथ आप ठीक करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा, लेकिन गलत के साथ आप गलत करेंगे तो ये तो गलत, वो भी गलत था, आप भी गलत हो गए, फिर आपके वेल एजुकेटेड होने का क्या फायदा।
तो वेल एजुकेटेड ये नहीं है कि आपने अपने जो है मतलब टॉपर हो गए अपनी क्लास में तो ये वेल एजुकेशन। वेल एजुकेटेड पर्सन वो है जिसे सोसाइटी में रहने का तरीका आता हो, जिसे पता हो कि सोसाइटी में अपना टाइम कैसे गुजारना है, किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, और किस तरह से लोगों की बातें सुननी है, किस तरह से लोगों को रिस्पॉन्स देना है, किस तरह से लोगों की बातों को इग्नोर करना है। हर बात का रिस्पॉन्स देना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई जो है आपके चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, पॉवर्टी के या कोई और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, तो आप में इतनी हिम्मत हो कि आप उनको बर्दाश्त कर सकें या उसका कोई सेकंड थर्ड ऑप्शन अपने सामने ला सकें, कोई दूसरा काम कर सकें, कोई दूसरी जॉब कर सकें। इतना होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोचें कि मेरे पास तो नहीं है, मैं इससे जाके छीन के ले लूं, मैं इससे चोरी कर लूं। नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट वन है, जो आज हम एजुकेशनल अप्रोचेस करेंगे तो उसमें जो हमारे टारगेट होंगे। मरियम, आप क्या कहना चाहती हैं? बच्चे आप लिख दें मैसेज। अच्छा जी, ब्रेक के बाद ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ के आते हैं वापस। हेलो, आवाज आ रही है? चलें। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस। Differentiate descriptive and from prescriptive approaches. Assess the need and applicability of quantitative approach. Build a concept of traditional and historical approach, and make an understanding about the role of sociology in education. Next, अप्रोचेस ऑफ स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन की अप्रोचेस कौन सी हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर देख लें कि एजुकेशनल अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस पढ़ेंगे कि वो कौन सी होती हैं। डिस्क्रिप्टिव जो अप्रोच है, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच और सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास, बच्चे अटेंडेंस में लास्ट में सेव करती होती हूँ, अभी नहीं मैं सेव करी। और अप्रोचेज ऑफ स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन की अप्रोचेज अब यहाँ पर देख लें और कौन सी आ रही हैं। प्रॉब्लम अप्रोच है, केस स्टडी अप्रोच है, एरिया स्टडी अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव फिलोसफिकल, इंटरनेशनल अप्रोच एंड कैस्ट्रोनॉमिक अप्रोच। अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपकी जो बुक है, बुक में भी ये सब लिखा हुआ है। आपके पास जो बुक में है, चार अप्रोचेस डिस्कस की गई हैं। एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, एक हिस्टोरिकल अप्रोच है, एक क्वालिटेटिव अप्रोच है और एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच है। तो जो हमारा बेसिकली जो वो होगा, हम भी कोशिश करेंगे कि हम इन्हीं चार पे ज्यादा बात करें और इन्हीं चार को ज्यादा डिस्कस करें। अब आपके पास यहाँ पर एजुकेशनल अप्रोच, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशनल अप्रोच कहते किसे। तो जो आपके पास एजुकेशनल अप्रोच होती है वो क्या है? टीचिंग अप्रोच या लर्निंग अप्रोच। एजुकेशन अप्रोच क्या होती है? जो आपको रास्ता देती है कि आपकी टीचिंग अप्रोच क्या हो सकती है और लर्निंग अप्रोच क्या हो सकती है। टीचिंग अप्रोच इज अ theoretical व्यू ऑफ what लैंग्वेज इज एंड हाउ इट कैन बी लर्न। कि किस तरह से कोई लैंग्वेज आप जो है सिखा सकते हैं,
ठीक है, और कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि टीचिंग अप्रोच और लर्निंग अप्रोच को हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, बेटे मरियम, अब मैं क्या कर सकती हूँ, आवाज नहीं आ रही तो। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में अगर आप आ जाएं, ऑब्जर्व प्रिंसिपल्स दैट डिस्क्राइब द वे द लैंग्वेज इज एक्चुअली स्पोकन। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या होती है कि इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि हम जब अपनी लैंग्वेज को स्पोक करते हैं, बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली स्पोकन, कि हम उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करें। आपने देखा होगा कि लैंग्वेजेस के अपने जो है ना स्टाइल्स होते हैं, कोई जो है बहुत खींच के बोल रहा होता है, कोई कोई जो है बहुत जल्दी बोल रहा होता है, कि लफ्जों की अदायगी के जो स्टाइल्स हैं वो सबके चेंज होते हैं। The goal of the descriptive approach is the description and knowledge of rules of how the language is actually spoken. Descriptive approach का गोल क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का गोल ये होता है कि आपको वो ये बताए कि आपने अपनी लैंग्वेज को किस तरह से बोलना है। अगर इंग्लिश है तो उसको आप कैसे बोलेंगे, पश्तो है तो आप कैसे बोलेंगे, किस वक्त आवाज को ऊपर लेके जाएंगे, किस वक्त आवाज को नीचे लेके जाएंगे, उसके उतार चढ़ाव को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में हम ये सब चीजें करते हैं। आपने देखा हो इंग्लिश बोलने का अपना स्टाइल है, उर्दू का अपना स्टाइल है, पश्तो का अपना स्टाइल है, जो हिंद को स्पीकर्स हैं उनका अपना स्टाइल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या होती है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज बेस्ड ऑन व्हाट इज हेल्ड टू द करेक्ट बाय सोशली प्रेस्टिजियस एलिमेंट्स एंड बाय द टीचर्स। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये कि ग्रामेटिकली जो करेक्शंस हैं वो उसमें होनी चाहिए। दिस एटीट्यूड कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द वे ऑफ कम्युनिटी एक्चुअली स्पीक्स। ये जो है बहुत जगहों पर जो है इसको डिसरिगार्ड किया गया है, इस अप्रोच को इतना अच्छा नहीं समझा गया है। ठीक है, अब अगर आप अपनी बुक में देख लें कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में आपके पास यही बात लिखी हुई है कि द अप्रोच इज रिलेटेड टू द practice and standards acquired for over a period of time which are considered essentials to be taught to the individual right from the outset without making a description. As the name indicate, it derived from the word describe. Describe word से descriptive निकला है। ठीक है, और फिर क्या, looks like explain what one know or observe। और इससे क्या पता चलता है कि वो क्या करेगा, क्या देखता है, क्या सुनता है, और उसी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद उसको अप्लाई कर रहा होगा। It is based on the fact what people actually acquire in their lives and what is contemporary that it becomes essential. लर्निंग अ लैंग्वेज, अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो इफ द प्रायोरिटी इज गिवन टू द स्टाइल ऑफ नेटिव स्पीकर और syntax and grammar which prevails where the language is spoken, that constitutes the descriptive approach और learning और education। तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या हो गई कि आप जिस स्टाइल में अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसको जिस स्टाइल में वहां के लोगों की तरह आप बोलते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच कहते हैं। फिर आ जाते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, पेज नंबर 53 पर है। कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज सेड टू बी व्हाट इज प्रिवेलिंग। द अब वो कौन सी अप्रोच है, प्रिवेलिंग अप्रोच उसको कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव जो अप्रोच है उसको प्रिवेलिंग अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड शो हो जाए तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। प्रिवेलिंग अप्रोच का मतलब क्या होता है, जो करंट टाइम होता है उसमें जो स्टाइल यूज किए गए होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेलिंग अप्रोच कहते हैं। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज अ प्रिवेलिंग अप्रोच। अच्छा, ये मुझसे पेज आगे पीछे हो गए हैं। और द प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज हाउ इट शुड बी, कि इसे कैसा होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये बताती है कि करंट सिचुएशन में उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है, और प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये बताती है कि इसको कैसा होना चाहिए। ठीक है, बेस्ड अपॉन द वैल्यूज रूल्स एंड लॉज ऑफ द
prescriptive approach if referred to the historical in nature, where at set procedure which has come up after a lot of deliberation and trials and considered to be the right option. In education, prescriptive approach can be related to the idealistic, realistic, जो essentialistic philosophies because it is strict and somewhat rigid in nature. ठीक है. In prescriptive approach, the textbook are prescribed and provide to the students. Prescriptive approach में क्या होता है कि students को text books provide की जाती हैं और उसके through जो education provide की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, prescriptive approach कहते हैं. अब यहाँ पर आपके पास प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच मतलब पहले से प्रिस्क्राइब किया जाता है, पहले से सब कुछ बताया जाता है कि इस टेक्स्ट बुक में ये पढ़ा जाएगा. और लैंग्वेज के क्या होते हैं, लैंग्वेज करंट मतलब किस तरह से बोली जाती है, कैसे समझी जाती है, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है कि आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू, लैंग्वेज अगर बोलने का तरीका है वो समझा रहे हैं, अगर लैंग्वेज है उसके जो लहजा है वो कैसा होना चाहिए, ये सब बातें हम किस में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में करते हैं. और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हमने क्या क्या सीखना है इसमें, वो सारा आ जाता है. अब यहाँ पर देखिए, मोस्ट मॉडर्न लिंग्विस्टिक इज डिस्क्रिप्टिव, इट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब व्हाट पीपल एक्चुअली से, कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं. ट्रेडिशनल ग्रामर टोल्ड पीपल हाउ टू यूज अ लैंग्वेज. ठीक है. और फिर आपके पास क्या है, ट्रेडिशनल ग्रामर ट्राई टू ले रूल्स, दे आर ऑफन कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव. कि जो रूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर है या रूल्स हैं, तो वो क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव हो गई. कि आप ये कह देते हैं कि एक टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की है, उसमें ये पहले से लिखा होता है कि इसमें ये पढ़ा जाएगा, ये लिखा जाएगा और यहाँ ये एक्सरसाइजेस की जाएंगी. तो ये क्या हो गया, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच हो गई. और डिस्क्रिप्टिव क्या, कि आप पढ़ा रहे हैं, आप उसको जो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने जो स्टाइल के थ्रू, क्योंकि बुक के पास स्टाइल नहीं है, बुक के पास कोई लहजा नहीं है, आप उसको लहजा दे रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि आप इसको तेजी से बात करेंगे या स्लो स्लो बात करेंगे, या जो भी आप उसके जबान के उतार चढ़ाव की तरफ आ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, फिर क्या है कि language changes and develop, the changes should be observed and described. This does not deny that language have rules. इसका मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज के कोई रूल्स नहीं होते, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि जिस तरह आप देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये है कि बच्चा जो है छोटा होते ही, अगर पाकिस्तानी है तो उसे उर्दू बोलना आ जाएगी, अगर पश्तो स्पीकर है तो उसे पश्तो बोलना आ जाएगी, अगर यूरोप में है तो उसे यूरोपियन स्टाइल का सब कुछ आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या आ गया कि जब आपके पास डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है तो उसमें क्या है कि बच्चे जो है विदाउट ग्रामर, विदाउट एसे, विदाउट एनी प्रैक्टिस बहुत कुछ सीख लेते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में जोया, आप लोगों का मैं स्क्रीनशॉट ले चुकी हूँ ना, अब आप लोग अपने लिए मसला मत बनाएं. मैं आपका जो है ना ईमेल कर दूंगी कि, और मैंने आप लोगों को ब्लॉक कर देना है. प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, अब दोबारा से देख लें कि रूल्स और लॉज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो रूल्स और लॉज होते हैं वो आपके पास क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स एंड अबाउट करेक्ट और सोशली एक्सेप्टेड सेंटेंसेस, जो करेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उसके बारे में जो रूल्स होंगे, तो वो आप किस में पढ़ते हैं, जो भी रूल्स होते हैं वो क्या होती है, प्रिस्क्रिप्टिव होती है. ठीक है. जो भी रूल्स बनाए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए तो वो उसका प्रिस्क्रिप्टिव होता है. और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, रूल्स ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, रूल्स अबाउट इट सेंटेंसेस ऑफ ए लैंग्वेज, रूल्स फॉलोड effortlessly and consistently, document all variant without discrimination.
फिर है दे प्रेजेंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी। डिस्क्रिप्टिव दोबारा देख लें क्या करता है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक यूजेज एज दे आर एंड नॉट हाउ दे आउट टू बी विद रेफरेंस टू सम रियल और इमेजिन आइडियल स्टेट। प्रिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, करेक्टराइज्ड एनी अप्रोच विच अटेम्प्ट टू ले डाउन रूल्स ऑफ करेक्टनेस एज टू हाउ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, लैंग्वेज को कैसे यूज करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्रिप्टिव सबसे अच्छी एग्जांपल हम बच्चे की ले सकते हैं कि बच्चे के पास कोई रूल्स नहीं होते ग्रामर के, लेकिन उसके बावजूद अगर वो यूरोप में बच्चा पैदा हुआ है तो उसको इंग्लिश बोलना आ जाती है, और अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसे उर्दू बोलना आ जाती है। फिर रूल्स वो कब सीखता है, वो जब किसी स्कूल में जाता है तब वो रूल सीखता है, और तब उसकी जो लैंग्वेज में जो करेक्शन आ रही होती है वो जो है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच की वजह से आ रही होती है। क्योंकि प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या होता है कि उसे रूल्स मिल जाते हैं, प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं लैंग्वेज को यूज करने के। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि उसे अपनी बात समझाना आ जाती है। जिस तरह कोई जिस तरह उर्दू की एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई कहता है कि अगर कोई जो है अपनी लैंग्वेज में बोलता है कि खाता मैं खाना खाती हूँ, लड़का है, या जैसा हम पठान लोगों का ये होता है कि उर्दू में मिस्टेक हो जाती है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर लड़का है, अगर लड़की है तो वो कहती है कि मैं खाना खाता हूँ जब छोटी होती है, क्योंकि उस वक्त उसके पास रूल्स नहीं होते। उसे किसी ने बच्ची होती है, उसको किसी ने बताया नहीं होता कि लैंग्वेज के रूल्स ये हैं। वो अपने बाबा को जो बोलते सुनती है, अब वो वहां से इंस्पायर हो जाती है तो वैसा बोलना शुरू कर देती है। तो मतलब इस तरह से वो किसकी वजह से होता है, वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की होता है। और प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो आप टेक्स्ट बुक के थ्रू बेसिक आपको ग्रामर की नॉलेज मिल जाती है या गूगल के थ्रू मिल जाती है, और फिर जब आप अपनी लैंग्वेज को सही करते हैं, करेक्ट करना शुरू करते हैं, तो उसे हम प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाते हैं क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच कौन सी होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपके पास है। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन। ठीक है। अच्छा, ये जरा बुक में पहले आ जाते हैं हम, बुक में भी है क्लासिकल अप्रोच। कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन 5th century, ठीक है, एजुकेशनल फिलोसफी व्हेन अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वर रिगार्डेड एज एसेंशियल फॉर ह्यूमन मेच्योरिटी एंड टू बिकम पोटेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कहते हैं कि ह्यूमन मेच्योरिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको जब उसके ऊपर जब बात हुई और उनको जब डाला गया एजुकेशन सिस्टम में, ओनली द रूलिंग एंड द elite or liberal free class was entitled for these subjects। क्लासिकल अप्रोच में जो बेसिक तरीका था वो कौन सा था, वो ये था कि आपको ग्रामर है, ग्रामर की लॉजिक क्या है, ये सब चीजें जो है उसमें बयान की जाती थी। और क्लासिकल अप्रोच के अगर आप फायदे देख लें तो वो आपके पास क्या आते हैं कि क्लासिकल द एडवांटेज ऑफ क्लासिकल अप्रोच इज that it centralize the learning in classroom and teacher is experienced knowledge and logical students are there, no question against their observation from nature and society। क्लासिकल अप्रोच में क्या होता था कि टीचर जो कुछ बता देता था अपने स्टूडेंट्स को वो ही काफी होता था, और वो अपनी जो स्टूडेंट्स की है वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती थी, ना सोसाइटी से कोई ऑब्जर्वेशन होती थी, ना उनके अपने घर से। टीचर प्रोवाइड देम द रेलिवेंट आंसर, टीचर ही उनको क्वेश्चन आंसर भी बता देता था, एंड द स्टूडेंट नोट फॉर फ्यूचर गाइडेंस। और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते थे, टीचर के एक्सपीरियंस से सीख लेते थे। जैसा टीचर अगर सीसा है और टीचर कहता है कि सीसा पर आपने नहीं बैठना, अगर आप बैठेंगे तो गिर जाएंगे, तो अब क्या हुआ, स्टूडेंट ने क्या किया, टीचर के एक्सपीरियंस से सीख लिया, टीचर ने उसे बता दिया कि तुम गिर जाओगे तो वो सीसा पर नहीं बैठेगा। तो ये क्या हो गई, क्लासिकल अप्रोच हो गई। The problem, observation, and questions are contemporary, and so are the solution. The learning is open, and students and teachers are not bound by strict curriculum. This approach should be ideal for literary level of education. टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन। कहते हैं कि इस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है वो टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट करिकुलम नहीं होता। बस क्या होता है कि
टीचर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, टीचर्स के ऑब्जर्वेशन से, टीचर के एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं, जो जो टीचर उनको बता रहा होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पर आ जाते हैं कि इस अप्रोच के डिसएडवांटेजेस क्या थे। In modern times, it is very hard to find a teacher so much equipped with the knowledge to answer all the questions, especially at primary level of education, where the students had not confirmed enough experience and observation. Therefore, till secondary level of education, classical approach is restricted to trivium level. और ट्रिवियम लेवल कौन सा है, ट्रिवियम लेवल के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिवियम लेवल कौन सा होता है, वो लेवल जिसमें ग्रामर, लॉजिक और के बारे में ज्यादातर बात की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर दो लेवल्स, दी सब्जेक्ट्स फॉर द अबव, दो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच की तरफ आ जाते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या है आपके पास, टर्शियरी लेवल का ऑफ एजुकेशन का मतलब, अगर आप में से किसी को नहीं आता तो वो भी मैं आपको बता दूं, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है उसे हम टर्शियरी लेवल ऑफ एजुकेशन कहते हैं। किसी ने क्वेश्चन लिखा था तो आंसर मिल गया है। अच्छा, फिर है एन इन्वेस्टिगेटर विल ओनली टेक अ, हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या है, इन्वेस्टिगेटर विल ओनली टेक अ विलेज, टाउन और कंट्री फॉर द एग्जामिनेशन of its educational historical development right from the first day. When education was introduced in the when education was introduced into the place and time of study. This approach will enable the researcher to identify the factors that are responsible for the current education system of the country being studied. However, the problem with this approach is that greater emphasis is always placed on the past. Historical approach का मतलब क्या है कि एजुकेशन सिस्टम में अगर थोड़े बहुत चेंजेस लाए गए हैं, या पीछे से अगर एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया था और उसमें कोई अच्छी बात को, जो पुरानी बात है उसको इंक्लूड किया जा रहा है, तो वो आपके पास क्या आ गई, जो है हिस्टोरिकल एजुकेशन सिस्टम आ गया। अगर इसी को अगर आप बुक के साथ कंपेयर करें, हिस्टोरिकल एजुकेशन सिस्टम का मैं पेज देख लूं कि वो कौन से पेज पर है। जी, ये है पेज नंबर 53। हिस्टोरिकल एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, इन द हिस्टोरिकल अप्रोच द एजुकेशन इज डिलीवर्ड on conservative grounds, and everything which forms part of the education follows set rules and precedents derived from rational theories, experiences, ideas, and beliefs, which become standardized over a period of time. Historical education system constitute a school having a number of classrooms of age group learning at a symmetrical ascending level, where teacher deliver the knowledge to the student who listen carefully and take notes from the presentation of the teacher.
दोबारा से सुन ले। हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या होता है कि जो रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, कुछ जो है नॉर्म्स बनाए जाते हैं, तो उसके थ्रू जो पुरानी थ्योरीज होती हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं, आइडियाज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, और जो उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके थ्रू जो है हम अपने जो नया कंटेंट है उसको चलाते हैं। एजुकेशनल जो कंटेंट होता है उसमें वो चीज़ें डालते हैं, और एक साइमेट्रिकल तरीके से हम जो है लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच में ये है। स्टैंडर्ड और स्पाइरल अप्रोच कहते हैं, इस अप्रोच में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अप्रोच यूज टू फॉलो इन वेस्टर्न स्कूल सिस्टम। ये स्टैंडर्ड अप्रोच कहाँ फॉलो की जाती है, वेस्टर्न स्कूल सिस्टम्स में फॉलो की जाती है। ठीक है, in which the student used to read the book loud for everyone to listen to read silently for oneself or by the teacher. The teacher introduced the पैसेज। यहाँ पर स्टैंडर्ड अप्रोच क्या हो गई कि जिसमें एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता है और रीड करता है बुक को अच्छे तरीके से। ठीक है, बुक को अच्छे तरीके से रीड करता है, और उसको क्या करता है, बुक को रीड करता है और उसके बारे में क्या करता है, फिर नॉलेज फराम कर रहा होता है उसके बारे में। जो जब वो बच्चा रीड कर रहा है, तो उस पैसेज को कौन जो है इंट्रोड्यूस करवाता है, टीचर इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो टीचर प्रोवाइड करता है। The student revise the lesson as a group to reinforce by peer teaching, explanation, demonstration, performing in the form of activity. The role of the teacher remains with planning, presenting in providing guidance and evaluate the student progress. इसमें क्या होता है कि टीचर जो है स्टूडेंट जो है अपनी डिफरेंट जो है एक कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसके जरिए वो सीख रहे होते हैं, और टीचर क्या करता है, उनको सिर्फ गाइड कर रहा होता है। लाइक अगर सिंड्रेला की स्टोरी है और उसको वो बच्चे प्रोवाइड करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्टिविटी के जरिए बच्चों को वो स्टोरी याद हो जाती है। अलादीन की स्टोरी है, तो मतलब उस स्टोरी के जरिए बच्चों को वो स्टोरी याद हो जाती है। ठीक है, अगर बुक में आप देखें तो बुक में आपके पास, अच्छा यहाँ पर देख लें कि मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक फॉलो द स्पाइरल अप्रोच। इट टेक्स अबाउट, ज्यादातर जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो ग्रेड 1 से 3 है, फिर 4 से 5 है, 6 7 8 9, 6 7 8 है, और फिर 9 10 है, और फिर 11 12 है। ठीक है, वो स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक मतलब उसमें जो है एक्टिविटीज डाली जाती हैं। छोटे बच्चों के लिए छोटी एक्टिविटीज होती हैं, कलर्स बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं। बड़े बच्चों के लिए उनके जो है मिजाज के मुताबिक एक्टिविटीज डाली जाती हैं, क्रिएटिविटी जिससे उनके माइंड में डेवलप हो वैसी एक्टिविटीज को बीच में डाला जाता है। तो स्पाइरल अप्रोच या जो स्टैंडर्ड अप्रोच है उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग कर रहे होते हैं, उसके जरिए वो सीख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चले जाते हैं। क्वांटिटेटिव लिटरेसी, इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव लिटरेसी इज competency in the skills involved in the effection, production, utilization and comprehension of quantitative information for the purpose of descriptive डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, डिस्कवरी, एवलुएटिंग। ठीक है, क्वांटिटेटिव जो लिटरेसी है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, स्किल्स आर नीडेड एंड यूजिंग देम अप्रोप्रिएटली एंड ethically. The cultivation of quantitative literacy is essential for effective living skills, for informed citizenship और for personal enrichment. अब आ जाते हैं बुक की तरफ कि बुक में क्या लिखा है। यही आपके पास जो क्वांटिटेटिव है, अगर किसी को पेज पता है तो बता दे। हिस्टोरिकल अप्रोच है, फिर आपके पास क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच। पेज नंबर 55 है।
Quantitative literacy relates a requirement of general level of mathematical skills and knowledge expected from the citizen. Almost in every society, people generally hesitant to get involved in mathematical skill. It may be due to the weak educator in the field of quantitative literacy. Quantitative literacy is a routine affair which include number, sense, data representation, measurement and calculation. अच्छा, अब कहते हैं क्वांटिटेटिव जो लिटरेसी है वो किसके ऊपर बेस कर रही होती है? क्वांटिटेटिव लिटरेसी आपकी मैथमेटिकल स्किल्स पर बेस कर रही होती है। क्वांटिटेटिव यहाँ पर देख लें, an aggregate of skills, knowledge, beliefs, dispositions, habits of mind, communication capabilities, problem solving skills that people need in order to engage effectively in quantitative situation arising in life and work. अब यहाँ पर क्या आ गया कि क्वांटिटेटिव जो लिटरेसी है वो क्या है कि यहाँ पर आपके पास मैथमेटिकली आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि किस तरह से आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से अगर आपके पास जो है सोसाइटी में जो भी आपकी ज़रूरत है, लाइक बैंक है तो वहाँ पे बिजनेस है तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है। तो क्वांटिटेटिव लिटरेसी ये कि आपको मैथमेटिक्स के बारे में, हिसाब किताब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता हो कि आप किस तरह से जो है इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस फील्ड है, चाहे वो मैथ्स टीचिंग फील्ड है, चाहे वो कोई अकाउंट जॉब है, चाहे वो जो है कोई कैशियर की जॉब है, चाहे वो आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको क्या हो, क्वांटिटेटिव लिटरेसी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, मेजरमेंट्स आनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये जो क्वांटिटेटिव लिटरेसी है इसी में इंजीनियरिंग भी आता है। ये जो बिल्डिंग्स को नाप रहे होते हैं, बिल्डिंग के स्केचेस बन रहे होते हैं, बिल्डिंग की जो मैपिंग हो रही होती है, बिल्डिंग की जो और मतलब वो उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर्स जो होते हैं। तो ये सब क्या है, शेप्स जो बनाई जाती हैं बिल्डिंग की, तो ये सब एग्जांपल किसकी हैं? क्वांटिटेटिव लिटरेसी की एग्जांपल है, जो जो शेप्स बनाई जाती हैं। द सोशियोलॉजिकल अप्रोच। अब सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है? इट फोकस ऑन द सोशल फोर्सेस। इसमें क्या आ जाता है? बिहेवियर, एक्शंस एंड फीलिंग्स के आपके लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, आपका जो है एक्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, और आपकी जो फीलिंग्स हैं, मतलब आप लोगों के बारे में जब फील करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, या किस तरह से आप उनके साथ बिहेव कर रहे होते हैं। सोशियोलॉजी एग्जामिन हाउ द इंटरेक्शन ऑफ individual and small group influence the economic or social change. Human viewed as both puppets and puppeteers. फिर है sociological approach to self begin with the assumption that there is a reciprocal relationship between the self and सोसाइटी। दोनों के दरमियान क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप आपके साथ आपकी सोसाइटी के ऊपर असर पड़ रहा होता है। अब चाहे वो जो है आपका उसके साथ जो है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन सोसाइटी पे वो बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही होती है, चाहे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या नेगेटिव इम्पैक्ट हो। जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपका नेटवर्क है, तो उस सब पर वो होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, पीपल मे सी अनएम्प्लॉयमेंट एज अ पर्सनल वीकनेस। However, when a sociologist look from an individual to a society, we can see that many people are suffering from unemployment by looking at the high unemployment rate. Since so many people are affected by the unemployment rate, we can look at it as a social problem, not a personal problem. अगर बहुत ज्यादा लोग हैं वो और उनको जॉब नहीं मिल रही, वो जॉबलेस हैं, तो ये क्या है? ये एक सोशल इशू है, ये पर्सनल इशू नहीं है। वो यही बता रहे हैं कि इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो सोशल इशू होते हैं, पर्सनल इशू नहीं होते। जैसे अगर लोड शेडिंग है तो ये क्या है? पर्सनल इशू नहीं है। किसी एक एरिया में लाइट नहीं जा रही, किसी एक जगह नहीं जा रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जा रही है, तो ये क्या हो गया? एक सोशल इशू हो गया। ठीक है।
कहते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग। कहते हैं कि जो मेथड्स हैं उसके जो थ्री इसकी टाइप्स हैं जिसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस है। ओवरऑल देयर आर थ्री मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में और जो ऑनलाइन लर्निंग है इसमें थ्री जो है ना, थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, जो पहला डिफरेंस है लोकेशन, इंटरेक्शन एंड इंटेंशन। लोकेशन, लोकेशन, इंटरेक्शन एंड इंटेंशन। आवाज आ रही है आप सबको? डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग। चलें, सही है, आ रही है। मुबीन ने कहा है कि आ रही है आवाज। ठीक है, लोकेशन है, इंटरेक्शन है एंड इंटेंशन है। ठीक है, डिफरेंसेस इन लोकेशन। लोकेशन में अब देखें कि डिस्टेंस लर्निंग कैसे होगी और ऑनलाइन लर्निंग कैसे होगी। विद ऑनलाइन लर्निंग student can be together in the classroom with an instructor while working through their digital lesson and assessments। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग में सब स्टूडेंट्स एक क्लास में इकट्ठे हो सकते हैं और फिर क्या कहते हैं वहां पे असेसमेंट वो करते हैं और डिजिटल लेसन्स उनके बनाए जाते हैं। व्हेन यूजिंग डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट वर्क ऑनलाइन एट होम व्हाइल द टीचर असाइन वर्क एंड चेक इन डिजिटली। कि क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है काम जो है असाइन कर दिया जाता है और वो घर में काम करने के बाद जो है टीचर को सबमिट करवाते हैं और टीचर उसको चेक करता है डिजिटली मेथड से। लेकिन जो ऑनलाइन लर्निंग है उसमें क्या है कि एक ही क्लासरूम में, जिस तरह अभी है, अभी आप सबको इस क्लासरूम में लॉक कर दिया गया है, तो अब अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन आंसर करती हूँ तो अगर आपका माइक मैं ओपन कर दूं तो मैं वो क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ आपसे। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। डिफरेंसेस इन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में क्या डिफरेंस पाया जाता है ना। Online learning will involve in-person interaction between you and your student on a regular basis. This is because online learning is used as a blended learning technique along with other teaching strategies. Online learning में क्या होता है ना कि आप लोग उसके साथ मिल लेते हैं, कहाँ पे ऑन टीचर्स की और स्टूडेंट्स की डेली इंटरेक्शन हो जाती है। इसकी एग्जांपल ये है कि मेरी और आपकी 10 डेज अब डेली इंटरेक्शन रहेगी, तो ये क्या है, ऑनलाइन लर्निंग है। ठीक है, और डिस्टेंस लर्निंग इंक्लूड नो इन पर्सन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कोई भी जो है ना डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि इंक्लूड नो इन पर्सन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती डेली बेसिस के ऊपर। और हाउएवर यू विल लाइकली रिलाई ऑन डिजिटल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज मैसेजिंग एप्स, वीडियो कॉल्स, डिस्कशन बोर्ड और योर स्कूल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कौन सी चीजें यहाँ पर रिलाई करते हैं, जिन पर आप रिलाई करना शुरू हो जाते हैं, उसमें मैसेजिंग एप्स होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं, डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं एंड एलएमएस सिस्टम होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है कि इंटेंशंस किस तरह से होती है। ऑनलाइन लर्निंग इज डिजाइन टू बी यूज्ड ऑनलाइन लर्निंग इज डिजाइन टू बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द variety of other teaching methods. It's a supplemental way of mixing things up in your classroom to provide a variety of learning opportunities for your students. Distance learning is a method for delivering instruction ऑनलाइन नॉट एज अ वेरिएशन इन योर टीचिंग स्टाइल। कि डिस्टेंस लर्निंग में जो है आपके जो टीचिंग स्टाइल है उसमें कोई भी जो है चेंजेस नहीं आ रहे होते। यहाँ पर अगर आप देखें
अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर हम आ जाते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग और जो डिस्टेंस लर्निंग है इसके। सोशियोलॉजिकल अप्रोच हो गया, ओपन सिस्टम। अगर आप इसको यहाँ पर अभी हो रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन टीचर लर्निंग इज डिजाइन टू बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अ वैरायटी ऑफ अदर इन पर्सन टीचिंग मेथड। इट इज अ सप्लीमेंटल वे ऑफ मिक्सिंग थिंग्स अप इन योर क्लासरूम टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर योर स्टूडेंट। कि ऑनलाइन लर्निंग में आप क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से जो है अपने क्लासरूम में, मतलब अगर आप पावर पॉइंट स्लाइड शो कर रहे हैं बच्चों को, अगर आप जो है अपना कैमरा ऑन कर देते हैं, आप टू वे जो है डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब आपके पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऑनलाइन लर्निंग इस तरह से इंटेंशंस होती हैं, ठीक है। जबकि डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस डिलीवर की जाती हैं ऑनलाइन, नॉट एज अ वेरिएशन इन योर टीचिंग स्टाइल, और कोई भी जो है टीचिंग स्टाइल में कोई खास वेरिएशन यूज नहीं होती डिस्टेंस लर्निंग में आपके पास। आज सब बच्चों के साथ ये इशू रहा है कि कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होता रहा है। अच्छा, अभी जब हम स्टार्ट पर चले जाते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, ताकि थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि हमने आज क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा, जो लोग बाद में ऑनलाइन हुए हैं उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि आज का हमारा टॉपिक क्या था। बुक से ही सारा आपने पढ़ना है, ये तो सिर्फ आपका, यहाँ पर सिर्फ मैंने बेसिक पॉइंट्स नोट किए होते हैं, वरना मैंने जो है आपको सारा मैं बताती बुक से ही हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एजुकेशनल अप्रोचेस आ जाती हैं। एजुकेशनल अप्रोचेस में आपके पास क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि एजुकेशन को होती क्या है। तो एजुकेशन आपको क्या करे, एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल दे, आपकी जो हेल्थी लाइफ स्टाइल दे, आपकी अर्निंग अच्छी हो जाए, ये सब कुछ अच्छा हो। मैं अगर आपका ये सब कुछ हो तो ये आपके पास क्या है, बेस्ट एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन के जरिए जो है अपना आपका जो आपको पता चल जाता है कि आपने अपनी सोसाइटी को की डिमांड्स क्या हैं, या आपने अपनी सोसाइटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। गिव एंड टेक होना चाहिए। आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, तो आप उसको कुछ दे रहे भी हैं। ठीक है, तो देने का तरीका क्या है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो वर्बल लैंग्वेज है, उसके जरिए लोग कुछ ले रहे हो, आपका अच्छा एटीट्यूड, आपका अच्छी बातें वो पिक कर रहे हो, आपके अच्छे काम वो पिक कर रहे हो, आपको अच्छा काम करते देखे तो उनका भी दिल करे कि हम ये अच्छा काम करें। ठीक है, फिर गोल्स ऑफ एजुकेशन था कि एजुकेशन की जो बेसिक गोल्स हैं वो कौन से हो सकते हैं ना, नेशनल एंड ग्लोबल ग्लोबल आइडेंटिटी, आपकी ब्रीथ ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जेनरिक स्किल्स के, ऑक्यूपेशनल स्किल्स जो होती हैं या जो सिचुएशनल स्किल्स होती हैं वो होनी चाहिए आपके अंदर। इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपको होनी चाहिए, अपनी जो सोसाइटी के बारे में है या जो गवर्नमेंट के बारे में, उसमें आपको सारा पता होना चाहिए। लाइफ प्लानिंग, आपने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, अगर उसमें कोई आपके पास जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने उसको इशू को कैसे सॉल्व करना है, या कोई आपका नुकसान हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है। हेल्थी लाइफ स्टाइल, आपको कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, आपको सोसाइटी में कितना सोशल रहना है, कितना अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो ये आपका क्या है, हेल्थी लाइफ स्टाइल है। आपने एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी, ये सब चीजें। फिर आ जाते हैं कि वेल एजुकेटेड पर्सन कौन होता है। वेल एजुकेटेड पर्सन वो होता है जो अपने डिसीजन
मेकिंग आसानी से कर सके, जो मोटिवेशनल हो, लोग उसके जो इंस्पायर हैं उसके एटीट्यूड से, उसके कामों से इंस्पायर हो और वो भी ऐसा करें, यानी कि मॉरली और स्पिरिचुअली वो एक अच्छा इंसान हो, ठीक है। और गुड कम्युनिकेटर हो, अच्छे तरीके से बात करता हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो और बुरे तरीके से बात करता हो और या बदतमीजी करता हो या हर टाइम गुस्से में रहता हो, तो वो वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या, टॉलरेंस होनी चाहिए उस इंसान में, अगर कोई बुरा वक्त आ गया तो तब उसने कैसे बिहेव करना है। और इसके अलावा जो है सोसाइटी की जो आईसीटी है इस बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, इस बारे में उसको, प्रिंसिपल्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। फिर है कि एजुकेशनल अप्रोचेस कौन सी होती हैं, कि एजुकेशन हासिल करने के लिए जो अप्रोचेस यूज की जाती हैं, तो उसमें जो बेसिक जो चार अप्रोचेस हैं वो हिस्टोरिकल अप्रोच है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, आपके पास जो है सोशियोलॉजिकल अप्रोच थी, ठीक है, और उसके अलावा क्लासिकल अप्रोच। ये चार बेसिक अप्रोचेज हैं। जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है वो क्या होती है, इसमें लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया जाता है, जिसकी इसकी मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल ये दी थी कि जो छोटा सा किड होता है वो क्या करता है, आपसे बहुत कुछ सीख लेता है बगैर आपने उसे कोई रूल्स नहीं बताए होते, कोई प्रिंसिपल्स नहीं बताए होते, और वो आपसे सब कुछ सीख जाता है, ठीक है। और जबकि प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में जो है बच्चा जो है आपने उसको ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्टिव से जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है उसमें क्या है, आप जो है डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब द वे ऑफ लैंग्वेज इज एक्चुअली स्पोकन, के उसका लहजा, उसके जो उसको किस तरह से, कितना तेजी से बोलना है, कितना उतार चढ़ाव करना है लैंग्वेज में, कितना ऊपर नीचे बात करनी है, ठीक है, कब ऊंचा, मतलब स्टाइल होता है ना हर लैंग्वेज का अपना, ठीक है। और जो प्रिस्क्रिप्टिव में हम क्या पढ़ते हैं, जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसके बारे में, लैंग्वेज को बोलने के लिए कि उसको करेक्ट तरीके से कैसे बोला बोला जाता है, क्योंकि हम बचपन में जब बोलना सीखते हैं तो हम बहुत से वर्ड्स को गलत भी बोल रहे होते हैं, रे को रा बोल रहे होते हैं, रे बोल रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, तो ये सब चीजें जो है हम कहाँ पे सीखते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव इस अप्रोच में सीखते हैं कि कौन से वर्ड्स को हमने कैसे बोलना है। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव में डिफरेंस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज जब आप डिस्क्राइब करते हैं विदाउट कंटेंट, विदाउट जो रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स, तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है। और प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच कौन सी होती है, एजुकेशन अप्रोच क्या होती है, जिसमें टेक्स्ट बुक के स्टार्ट में ही बता दिया जाता है कि ये पढ़ाया जाएगा और उस कंटेंट से ये बच्चे सीख जाएंगे, ठीक है। करेक्ट तरीके से अपनी लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, जिस तरह इंग्लिश की बुक पढ़ाई जाती है तो उसका मकसद क्या होता है कि आपको पास्ट टेंस बनाना आ जाए। बाज लोग बोलते तो हैं कि मैं आई हूँ, आया होता है और कहती है कि मैं आई हूँ, तो वो ये सब चीजें वो कहाँ से सीखता है, ग्रामेटिकल रूल्स के जरिए सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं कि क्लासिकल अप्रोच कौन सी होती है। कहते हैं क्लासिकल अप्रोच में स्टूडेंट जो है अपने जो टीचर है उसके जो एक्सपीरियंसेस है उससे सीखता है, ठीक है, और उसकी ऑब्जर्वेशन से जो है फायदा उठाता है, वहां से सीखता है। और जो हिस्टोरिकल अप्रोच होती है, हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या होता है कि जो एजुकेशन सिस्टम में कि अपने जो है कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं पुरानी, कि इस तरह कुछ थ्योरीज को शामिल किया जाता है, लाइफ थ्योरीज होती हैं, ठीक है, तो उन सबको बीच में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको हिस्टोरिकल अप्रोच करते हैं। एग्जाम्पल हम हिस्टोरिकल अप्रोच की ये ले सकते हैं कि जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बारे में अगर बात की जाए ना, तो अगर हम
हम उनकी सारी जो है उनका जो सारा वाक़या है वो बयान कर देते हैं और फिर अगर हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं? बच्चे इससे ये सीख रहे हैं कि आपके बच्चे उससे क्या सीखते हैं? बच्चे उससे ये सीखते हैं कि सब्र किस तरह से करना है। अच्छा, फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जो भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया था, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने हमसायों से, अपने आस-पास के इर्द-गिर्द के लोगों से कंप्लेन नहीं की थी उनके बारे में। तो जब उनके बारे में कंप्लेन नहीं की, तो सब्र ये है कि अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो फिर इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपने गम की फरियाद अपने रब से करता हूँ। तो मतलब हिस्टोरिकल अप्रोच में हमने क्या सीखा कि हम सब्र किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ हाँ, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो यही है कि जी अटेंडेंस मैं ले ली है, ठीक है? मैंने सेव कर लिया अटेंडेंस, डोंट वरी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्पाइरल अप्रोच कौन-सी होती है। स्पाइरल अप्रोच में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उसके ज़रिए जो है उनके